नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर डबल ए एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 के थर्ड लेक्चर में देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और उसमें एक नई टॉपिक पढ़ना है आपको, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज बात होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपको पहले बताया जा चुका है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बनते हैं जल। अब हाइड्रोजन का एक अलग गुणधर्म है, हाइड्रोजन एक अति ज्वलनशील गैस है, और ऑक्सीजन जो होते हैं ये जलने में सहायता करते हैं, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो स्टोव बनाते हैं, यानी कि आग बुझाने काम करते हैं। तो इसका गुण अलग है, यह अति ज्वलनशील है, और इसका गुण अलग है, यह ऑक्सीजन जो है यह किसी चीज़ को जलने में सहायता प्रदान करता है। दोनों आपस में मिलकर दोनों आपस में मिलकर जल बनाते हैं, अतः हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि यह जब दो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर और एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कौन कौन से पदार्थ, यानी दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो कौन सा पदार्थ लिया गया है और क्या बन रहा है, उसको जब हम लिख लिख कर प्रदर्शित करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। और उसे प्रतीक प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में जब लिख कर प्रदर्शित करेंगे तो वह रासायनिक समीकरण होता है, वह रासायनिक समीकरण होता है। और यहाँ पर हम लिख देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिख देंगे जल। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। और इसके भौतिक अवस्था को नीचे लिखते हैं, गैसेस स्टेट, और पानी जो है लिक्विड स्टेट में। यहाँ तक के ये जो बातें थी हम लोग पढ़ लिए थे कि जब दो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसमें भाग लेने वाले पदार्थ और उसमें जो पदार्थ बनते हैं उसको उसके प्रतीक के रूप में लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो बातें हो गई हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम अन्य नामों से भी जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, सभी लोगों को एक साथ जोड़ देती है, संकलन कर लेती है। योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, योग करते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। एडिटिव या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, सभी को आपस में मिलाकर जोड़ दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो हम कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में संयोग करके, संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। क्या? केवल एक पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ बनाते हैं। एकदम सिंपल बात है, एकदम सरल बात है, एकदम आसानी भाषा में हम कह सकते हैं कि इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक
प्रकार के उत्पाद बनाते हैं उस समय संयोजन विक्रिया कहते हैं। सिंपल, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ बनाते हैं या केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं तो हम कहते हैं संयोजन विक्रिया। इसके जो हमारे एग्जाम्पल होंगे, हम आपको बता दें कि H2 और प्लस O2 जब आपस में मिलते हैं तो H2O का निर्माण करते हैं, और यहाँ पे ये भी गैसीय स्टेट है, ये भी गैसीय स्टेट है, और ये है लिक्विड स्टेट। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं यहाँ पर दो हैं, और यहाँ पर दो है तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन के दो यहाँ पर परमाणु है, यानी एक अणु है, और यहाँ पर जब दो परमाणु है यहाँ पर एक ही है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस दौरान हाइड्रोजन हो गया इधर 4, इधर 2 ही मोल हैं, या 2 ही अणु, एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु कहेंगे, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। संयोजन विक्रिया के हमारे अन्य भी एग्जाम्पल हैं, जैसे H2 और प्लस Cl2 मिलकर 2HCl का निर्माण करेंगे, 2HCl का निर्माण करेंगे। या फिर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, जब गर्म किया जाता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में संयोग करता है तो CO2 बनाते हैं, और हम यह कह सकते हैं कि जब एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हाइड्रोजन के साथ में संयोग करता है, या जब एथिलीन का हम हाइड्रोजन से संयोग करवाते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एथेन, यानी कि C2 और H 2 to the 4 to 6, यानी यहाँ पर एथिलीन है, या हम कह सकते हैं एथीन ENE, और यहाँ पर हो गया एथेन, ठीक। ये हो गया संयोजन विक्रिया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन विक्रिया कहते हैं। एकदम सिंपल और सरल, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अब नया वाला कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया यानी इसका एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या हम लोग बात करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात होगी, और इसी का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया, ठीक। यानी हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, या अपघटन मतलब टूट जाना। कोई एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि कोई एक ही पदार्थ जब कोई एक ही पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रकार की क्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें हम लिख पाएंगे कि जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक लिख सकते हैं, चाहे 2 या अधिक लिख सकते हैं, 2 या अधिक, जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक, या हम कह सकते हैं जब कोई एक पदार्थ 2 या अधिक भागों में टूटते हैं या वियोजित होते हैं, तो प्राप्त या यह अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक भागों में टूटते हैं, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटते हैं तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह हम कह सकते हैं कि जब कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल पर देरी न करते हुए हम आपको एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने क्या कर दिया कि H2O को क्या कर दिया, H2O को हमने हीट कर दिया और H2O को हमने जब हीट कर दिया इसको दे दिया विद्युत धारा। जब इसको विद्युत धारा देंगे तो हम यह कह सकते हैं, इसको जब विद्युत धारा दिया जाएगा तो यह कौन से भागों में टूटेगा, थोड़ा सा देख लिया जाए तो यह टूटेगा, अपघटित हो जाएगा H2 और O2 में। किसमें? H2 और O2 में, H2 और O2 में टूट जाएंगे। इसके बाद हम अन्य कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे तो यह टूटेगा, ये उष्मा देंगे तो यह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। ठीक, तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया जो है हम लोग बात करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया कितने भागों में होती है। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है यह तीन भागों में बांटा गया है, एक ऊष्मीय वियोजन, एक ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन और एक प्रकाशिक वियोजन। इसको हम कितना आसानी से सीख पाएंगे, बहुत आसान है। यानी कि ऊष्मीय वियोजन ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। इसमें हम खाली इतना कर पाएंगे कि जो अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं कि वो अभियोजन अभिक्रिया चाहे वो अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित हो जाती है। लिख देंगे जो अभिक्रिया, जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है, ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है, वियोजित होती है। सिंपल सी बात है, जो ऊष्मा के द्वारा क्या होती है, वियोजित होती है। अब इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करेंगे तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको ऊष्मा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ऊष्मा दे दिया जाए। इसको जब ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगी, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्युत वियोजन के बारे में। तो हम इसमें कहेंगे वे अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है उससे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ठीक है, जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा वियोजित होती है वह क्या होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और जो विद्युत के द्वारा वियोजित होती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और जो प्रकाश के द्वारा वियोजित होती है उसे हम लोग प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो अभिक्रिया, जो अभिक्रिया विद्युत के द्वारा, विद्युत द्वारा वियोजित होती है, विद्युत द्वारा वियोजित होती है, विद्युत द्वारा वियोजित होती है, वह सिंपल, जो अभिक्रिया विद्युत के द्वारा क्या होती है, वियोजित होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, H2O2। चलिए H2 हमारे पास है और इसको दे दिए क्या चीज, विद्युत धारा दे दिए, क्या दे दिए, विद्युत धारा दिया गया, विद्युत धारा दिया गया। जब इसको विद्युत धारा दिया जाएगा तो यह दो भागों में टूटेगा, एक H2 में और एक O2 में।
और यहाँ पर हम इसको अगर बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2H2O और H2 प्लस O2। आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो पानी होता है और पानी में जब हम लोग पानी को हम क्या करेंगे, जब विद्युत धारा जब प्रोवाइड कराएंगे उसमें, तो वह 2 भागों में टूट जाएगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब यानी कि एक बर्तन में, एक पात्र में हम लोग एक पात्र में जब पानी भर के और उसमें जब विद्युत धारा हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, 2 रॉड उसमें जब लगाएंगे तो एक एनोड पर और कैथोड पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होती हैं वो एक हो जाती है, उड़ जाती है। आगे देखेंगे, यह मतलब ऑक्सीजन गैस को अगर प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, सीधा सीधा जो अभिक्रिया चाहे वे अभिक्रिया, जो अभिक्रिया चाहे वे अभिक्रिया, जो अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा क्या हो जाती है, प्रकाश के द्वारा वियोजित हो जाती है, या वे अभिक्रिया जिसका अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय वियोजन चाहे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जो अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा वियोजित होती है, वियोजित होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास एक यौगिक है जिसका नाम है AgCl, और इसको जब हम लोग प्रकाश देंगे, क्या देंगे, प्रकाश देंगे, तो जब प्रकाश देंगे तो ये टूटेगा और किस रूप में जाएंगे, Ag में जाएंगे और प्लस Cl2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Ag में और Cl2 में। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि सिल्वर और Ag यह अलग होंगे, तो यहाँ पर Cl के 2 भाग हैं, या Cl के 2 परमाणु जहाँ पे एक ही है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर बनेगा कितना, 2Ag, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 बना देंगे। फिर यहाँ पर हो गया वियोजन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है, उस हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जो ऊष्मा के द्वारा क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा जब दिया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस आपस में क्या हुआ, मिले हैं। फिर इसके बाद विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है, अपघटित होती है, उसे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पानी में जब विद्युत धारा प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, यह आसानी से 2 भागों में टूटेंगे। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का मतलब जो प्रकाश की तरह क्या हो जाती हैं, वियोजित हो जाती हैं या अपघटित हो जाती हैं, जैसे AgCl। और AgCl जब प्रकाश की उपस्थिति में डिसोसिएट होंगे तो Ag प्लस क्या बना देंगे, Cl2 बना देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, तो इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, टूटते हैं, वही आपको वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर वियोजन अभिक्रिया के बाद आती है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है, नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है इसका नाम है क्या चीज़, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब कोई अधिक क्रियाशील कोई धातु होते हैं, वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल बात है, देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया सुनिएगा, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम, अपने से कम, अपने से कम क्रियाशील धातु को, अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं।
विस्थापित कर देते हैं। बहुत आसान और सरल है यह समझ पाना आपके लिए कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। या हम कह सकते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु उसके यौगिक से जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो आपको बता दें एग्जाम्पल हमारा क्या होगा। जैसे हमारे पास एक Fe है और एक यौगिक है कॉपर सल्फेट, और Fe एक अधिक क्रियाशील धातु है, यह अधिक क्रियाशील धातु है। लोहा जो है अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील है, और जो कॉपर है यह कम क्रियाशील है। यह क्या है, कम क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है। ठीक ठीक, Fe जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर जो है कम क्रियाशील है। तो ये बता रहा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये हम कह सकते हैं क्या चीज़, कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो उसमें क्या होगी बात देखिएगा थोड़ा सा। यह फिर जब यहाँ पर आएगा तो कॉपर यहाँ से जब हटेंगे तो बनेगा क्या चीज़, यहाँ से बनकर तब निकल कर आएगा सामने कौन चीज़, यह फिर जब यहाँ पर आएंगे तो बना देंगे FeSO4 और C हो जाएंगे बगल में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को और उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं। जब इनको निकाल देते हैं तो Fe यहाँ चला जाता है तो बन जाता है Fe सल्फेट, यानी FeSO4 प्लस कॉपर। इसका हम अगर नाम लिखें तो नाम कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर लिखेंगे आयरन, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आयरन, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर होंगे फेरस सल्फेट। फेरस, रुक जाइएगा, इसको हम इसलिए लेते हैं, दिक्कत हो रही है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस आपको मिलते हैं कॉपर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है कि Fe अधिक क्रियाशील धातु है और इससे कम क्रियाशील धातु कॉपर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Fe जब अपने से कम क्रियाशील धातु के साथ में जब क्रिया करते हैं तो कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको बता रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया, तो जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर बनता है क्या चीज़, Fe आ जाते हैं कॉपर के स्थान पे और कॉपर यहाँ से हट जाते हैं तो बन जाता है FeSO4 प्लस से कॉपर। यहाँ पर हो गया क्या चीज़, हमारे पास आयरन है, लोहा है, और इसने कॉपर को विस्थापित किया तो यहाँ पर Fe जो होंगे, आयरन जो होंगे, ये सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बनाएंगे और प्लस कॉपर हो जाएंगे अलग। ठीक, और यहाँ पर हो जाएंगे क्या चीज़, कॉपर सल्फेट। अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है और किस तरीके से है।
यहाँ पर हम देख पाएंगे कि मान लेते हैं ये अधिक क्रियाशील धातु हैं, जैसे कोई एक बड़े नेता हैं और एक छोटा सा बच्चा कुर्सी पर बैठा है, समझिएगा, और यह जो नेता हैं और इस बच्चे के पास आएंगे और कहेंगे कि बाबू हट जाओ, और बिल्कुल ये आसानी से क्या होंगे, हट जाएंगे, क्योंकि कम पावरफुल वाले हैं, और ये नेताजी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और बच्चा बगल में खड़ा हो जाएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विक्रिया संभव है, कौन सा विक्रिया संभव नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। जैसे आपके लिए दो रिएक्शन लिख देगा, आपके लिए दो रिएक्शन लिख देंगे, कौन कौन लिख देंगे कि, और यह पूछ लेगा कि कौन सा विक्रिया संभव है और कौन सा विक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, कौन सा विक्रिया संभव है, कौन सा विक्रिया संभव नहीं है। इसमें क्या पूछते हैं, Fe दे दिया और कापर सल्फेट दे दिए, और इस तरीके से लिख दिया रिएक्शन, और एक जगह लिख दिया कापर प्लस FeSO4, और आपसे पूछ दिया, और यहाँ पर बना दिया है CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस Fe। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विक्रिया संभव है, कौन सा संभव नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसमें Fe का स्थान कापर से ऊपर है। Fe का स्थान क्या है, कापर से ऊपर है। तो हम यह कह सकते हैं कि कापर अधिक क्रियाशील है, अरे Fe जो है अधिक क्रिया, जो हमारे श्रेणी में जो सबसे ऊपर होंगे वो अधिक क्रियाशील, जो नीचे होंगे वो कम क्रियाशील होंगे। तो Fe ऊपर है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है, और कापर नीचे है, कापर कम क्रियाशील है। तो Fe क्या करेंगे, कापर को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन कापर Fe को नहीं। हम विद्युत रसायन श्रेणी के बहुत सी बातें हैं कि कोई भी धातु अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं, जबकि अपने से ऊपर वाले धातु से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कहेंगे कि Fe तो कापर को विस्थापित कर देगा, लेकिन Fe कापर को विस्थापित कर देंगे, लेकिन ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हम उसमें यही बात कर सकते हैं, क्या चीज़, कि Fe कापर को विस्थापित कर सकता है, FeSO4 बनाएगा और कापर अलग हो जाएंगे, लेकिन कापर Fe को विस्थापित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। हम लिख देंगे असंभव, या हम कह सकते हैं संभव नहीं है, संभव नहीं है। कुछ लोग ज़बरदस्ती बना लेते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ देखना होगा कि विद्युत रसायन श्रेणी से यह बातें तय कर लेनी चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे यह संभव है। ठीक, चलिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि Fe जो होते हैं अधिक क्रियाशील होते हैं, कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर देते हैं, जबकि कापर Fe सल्फेट के विलयन से Fe को विस्थापित नहीं करता है। ऐसा क्यों, हम कहेंगे क्योंकि Fe बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण कापर को विस्थापित कर देता है, लेकिन कापर विद्युत रसायन श्रेणी में Fe से नीचे हैं और यह Fe को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के एक दूसरे भाग हैं जिसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। इसमें कहता है कि दो यौगिकों के बीच आयनों का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। जैसे हमारे पास एक यौगिक है सोडियम सल्फेट, एक हमारे पास यौगिक है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जो है और यह बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या करेंगे, जब मिलेंगे, तो बेरियम क्लोराइड के साथ में जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड के साथ में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ में जब मिलते हैं तो यह बनाते हैं बेरियम सल्फेट, और क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे Na2SO4 है, हमारा फर्स्ट है, ये अगर डिजॉल्व होगा, टूटेगा, तो Na पर पॉजिटिव आएंगे 2 ठो, और सल्फेट पर आएंगे कितने, 2 नेगेटिव चार्ज। सल्फेट पर कितने आएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। सल्फेट पर आ जाए क्या चीज, 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। चलिए ठीक है। और जब बेरियम सल्फेट को जब तोड़ा जाएगा, जब बेरियम सल्फेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे, बेरियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड को जब तोड़ा जाएगा तो ये टूटेंगे, बेरियम पर 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, और जो फर्स्ट पहले वाले के जो पॉजिटिव हैं दूसरे वाले के नेगेटिव साथ मिलकर बना लेंगे NaCl,
और फर्स्ट के जो नेगेटिव हैं सेकेंड वाला के पॉजिटिव के साथ मिलकर बनाएंगे फिर बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दो यौगिकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। सोडियम चले आते हैं Cl के साथ में और सल्फेट आ जाते हैं किसके साथ में, बेरियम के साथ में, या बेरियम सल्फेट के साथ में जुड़कर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं हम लोग। इसी के साथ आगे वाले कंटेंट को देखा जाए तो आपको मिलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया या इसी का नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन क्या होते हैं? अपचयन होते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एक हमारे पास एग्जाम्पल है Fe और Cl3 2 मोल प्लस SnCl2 एरोसाइन 2 FeCl2 प्लस SnCl4। यहाँ पर हम लोग बात करें कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम FeCl3 को तोड़ें, FeCl3 को तोड़ें तो Fe पे मिलेगा आपको 3+ और Cl को होते हैं एक नेगेटिव चार्ज। Fe पर 2+ भी आते हैं, 3+ भी आते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि Cl जो है, Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आएंगे और Cl के 3 एटम्स यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 Cl नेगेटिव आयन देंगे। जब 3 Cl नेगेटिव है तो Fe पर हम कितना धन आयन रखें कि 3 ऋण आयन के क्या करे? बराबर हो सके, तो यहाँ पर 3 धन चार्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएंगे? टूटेंगे। अच्छा, यहाँ पर हो गया क्या चीज़? FeCl3। SnCl2 को जब तोड़ा जाएगा तो बनेंगे क्या चीज़? Sn प्लस Cl एक निगेटिव, तो Cl कितने हैं? 2 लोग हैं, तो इस पर टोटल दो निगेटिव है, तो इस पर कितना हो जाएंगे? 2 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो कि FeCl3 को जब तोड़ा गया तो Fe पर 3+ आ गए। Fe 3+ का मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है +3 है, और Sn को जब तोड़ा गया तो Sn पर क्या आ रहे हैं? Sn के ऊपर +2 आ रहे हैं, यानी Sn की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। फिर इधर जब देखा जाएगा कि इसमें Fe का क्या दे रहा है? ऑक्सीकरण संख्या, तो FeCl2 को जब तोड़ा जाएगा, FeCl2 को जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा Fe प्लस 2Cl नेगेटिव।
तो दो टोटल जो है 2 नेगेटिव हैं, Cl पर 2 नेगेटिव चार्ज, तो इस पर 2 पॉजिटिव लगेंगे, तो यहाँ पर Fe के हेड पर आ जाएंगे 2 प्लस चार्ज जाएंगे। अब यहाँ पे इसके आगे अगर 2 लगाया गया है तो 2FeCl2 है, तो यह मोलों संख्या दे रहा है। बस हमको यह देखना है कि ये FeCl2 में कितने मोल लगाए गए हैं। FeCl2 जब टूटेगा तो किन किन रूप में टूटेंगे, तो Fe पर आ जाएंगे 2 प्लस और Cl 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज मिलकर टोटल 2 नेगेटिव चार्ज, इस पर टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज। आगे हम लोग बात करेंगे SnCl2 की, इसकी बात होगी SnCl2 की, ठीक है। SnCl2 की बात करेंगे तो ये कैसे टूटते हैं थोड़ा देख लिया जाए। SnCl2 को अगर तोड़ा जाएगा तो यह कैसे टूटेंगे। SnCl4 को अगर हम तोड़ें तो Sn पर आएंगे 4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, लेकिन टोटल कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, टोटल 4 हैं। तो 4 हैं तो हम क्या करेंगे, 4 टोटल 4 नेगेटिव, टोटल 4 प्लस, यानी कि यहाँ पर भी कितना 4 प्लस। अब जिस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटता है उसका अपचयन हो जाता है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर जैसे एरोसाइन के लेफ्ट साइड में Fe एटम है, तो इधर भी कहीं ना कहीं Fe एटम होगा। तो यहाँ से तीर उठाइए और लेकर चले आइए Fe के पास। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि +3 से घटकर Fe की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो उसमें हम अपचयन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, अपचयन। और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं Sn की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया है, 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो जब बढ़ेगा तो हो जाएगा क्या चीज़, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। जब हम कह सकते हैं कि जब किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो उसका अपचयन होता है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जिसका ऑक्सीकरण, और ये भी हो सकता है कि जो तीर हम यहाँ से नीचे की ओर लगा रहे हैं, यह तीर हम ऊपर की ओर भी लगा सकते थे, और यह तीर जो है यह नीचे की ओर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है संतुलित है कि नहीं है। तो Fe के 2 परमाणु हैं, Fe के भी 2 परमाणु है इधर, ठीक। अच्छा, Cl के जो एटम है 3 2 6 और 2 यानी 8 हो जाएंगे टोटल, इधर 4 और 2 2 4 8 हो जाएंगे। Sn के एक एटम से और इधर भी Sn के एक एटम से एक परमाणु है, ठीक है। तो यह बैलेंस से सही है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन, या एक पदार्थ का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, उस हम लोग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसी को हम ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब कोई तत्व या पदार्थ, ऑक्सीकरण की बहुत सी बातें हैं, जब कोई तत्व या पदार्थ, जब कोई तत्व, अणु, परमाणु, ठीक, जब कोई तत्व, अणु, परमाणु क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब कोई तत्व, परमाणु या आयन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जब कोई तत्व, परमाणु, अणु ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन का संयोग करते हैं। चलिए हम लोग संयोग कर देते हैं, ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन का संयोग करते हैं, ऑक्सीजन का संयोग करते हैं, ठीक। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, H2 का क्या कर देते हैं, H2 का त्याग करते हैं, H2 का त्याग करते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, जब कोई तत्व, परमाणु या आयन ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का संयोग करेंगे तो ऑक्सीकरण होगा, या तो हाइड्रोजन का क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे। या तो हम ये भी कर सकते हैं, या करके जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई तत्व या परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक
सोडियम परमाणु है, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सोडियम के ऊपर आ जाएंगे क्या चीज़, प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉन को माइनस में लिखकर हम इस साइड लिखते हैं इधर। ठीक, तो अब क्या हो गया कि सोडियम एटम इधर भी एक है, सोडियम एटम क्या है, इधर भी हैं, और सोडियम एटम इधर भी एक है, इधर भी एक है, और इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचे हैं 10 बचे हैं, फिर एक ले लिया, इधर सोडियम उधर भी सोडियम है, इसके पास टोटल इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी सोडियम है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। जब एक त्याग दिया है फिर एक पुनः क्या कर लिया, वापस ले लिया, दोनों और इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर है, इधर कोई आवेश नहीं है, इधर एक प्लस एक माइनस, दोनों आपस में मिलकर निरस्त हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसके धनावेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, और जब धनावेश में वृद्धि होगी तो उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात है, क्या चीज़, उपचयन, यानी कि अरे अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, यानी कि जब कोई तत्व या परमाणु हाइड्रोजन का संयोग करता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है। सिंपल सी बात है, जब कोई तत्व या परमाणु क्या करते हैं, इसका संयोग करेगा अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, लेकिन अपचयन में उल्टा हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा या तो ऑक्सीजन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का त्याग। जब कोई तत्व या परमाणु हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसका अपचयन होता है। या तो हम यह कह सकते हैं कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है। चलिए ठीक है, जब कोई तत्व या परमाणु क्या करते हैं, जब कोई तत्व या परमाणु क्या करते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक, जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उस समय उसका हो जाता है क्या चीज़, अपचयन। जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उनका अपचयन हो जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और बना दिया Cl नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा देख लिया जाए, यहाँ पर Cl उदासीन अवस्था में है, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बना देगा क्या चीज़, Cl पे माइनस, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिया, अपने ऋण आवेश में वृद्धि कर दी, इसलिए इसका हो गया क्या चीज़, अपचयन। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से, टोटल हमारा जो पीपीटी हैंड राइटिंग जो पीपीटी है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। हमने कक्षा 10 का रसायन विज्ञान प्रारंभ किया था, यानी कि लेसन नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बाद हमने आपको बताया रासायनिक अभिक्रिया में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जिसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होते हैं, अवस्था में, उसके विद्युत चालकता में और उसके आकार में, इसमें जो परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक गुण में अगर परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, रासायनिक पदार्थ में नए पदार्थ बनते हैं। अस्थायी परिवर्तन होता है, जो बार बार चेंज होते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। और इसमें
पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में चले जाते हैं भौतिक में, लेकिन रासायनिक में पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं जल का जमना, कागज़ का जलना, दूध का फटना, ये सब जो परिवर्तन है ये सब रासायनिक परिवर्तन। और जल का जमना जो होगा वो भौतिक होगा। मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है। दूध से पनीर बनना रासायनिक है, कागज़ का टुकड़ों में बांटना भौतिक है, कागज़ का जलना रासायनिक है। भोजन का पाचन, यह दैनिक जीवन में होने वाला रासायनिक परिवर्तन। फिर इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ है आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ है आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ लिया गया है, क्या बना है? तो जब आपस में मिलकर जो पदार्थ बना रहे हैं, जो बन रहा है उसको लिख देंगे रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और जो पदार्थ बन रहे हैं उसके प्रतीक के रूप में लिखने पर, संकेत के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण। और किसी भी रासायनिक समीकरण को उसके भौतिक अवस्था को उसके नीचे, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड स्टेट में है, तो इसको यहाँ पर नीचे हम लिक्विड स्टेट में लिख देंगे। अभिकारक जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिकारक, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग उत्पाद करते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर दी गई थी। और इसके बाद अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिकारक। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जब मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अभिकारक हो गए और यहाँ पे उत्पाद होंगे। इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लोग अभिकारक कहेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? उत्पाद के रूप में जानेंगे। ठीक है, चलिए। ढांचा कंकालीय विक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों संख्या या परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, या हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्ण नहीं होती है उसे हम लोग ढांचा या कंकालीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा। रासायनिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? ठोस को यश से, द्रव को यल से, अगर सामान्य गैस है तो तीर ऊपर लगा देंगे और छेप अगर बन रहा है तो तीर नीचे लगाएंगे। गैसीय स्टेट को जी से, एक कोवैलेंट को एस से। ठीक है, एक सोल्यूशन को एक क्यू से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में अगर ताप दाब होगा तो उसको तीर के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर Fe है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो 200 एटीएम है और 500 सेंटीग्रेड का ताप है, ताप और दाब को हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में डबल तीर लगाते हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक तीर लगाते हैं। इसका मतलब अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, इसका मतलब अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में आज ही बात की है। संयोजन अभिक्रिया, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ मिलकर आपस में एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया का सीधा उल्टा होता है, कौन सा? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहेंगे चाहे तो हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे कि वियोजन को मतलब टूटना, जब कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यह ऊष्मा के द्वारा हो सकता है, विद्युत के द्वारा हो सकता है और प्रकाश द्वारा हो सकता है। ऊष्मा के द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश द्वारा हो जाएगा तो विद्युत के द्वारा अगर होता है तो विद्युत वियोजन, और प्रकाश द्वारा होता है तो प्रकाशीय वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ऊष्मा दिया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, और जब पानी को विद्युत धारा देंगे तो H2 और O2 बनाएंगे, और प्रकाशीय वियोजन में AgCl, Ag2Ag प्लस Cl। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करेंगे तो कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देते हैं, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया तो संभव है क्योंकि Fe ज़्यादा क्रियाशील है, यह कापर को विस्थापित कर देंगे, और कापर जो है Fe को विस्थापित नहीं करेंगे क्योंकि कापर Fe से कम क्रियाशील है। अच्छा, ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे थोड़ा सा ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है
इसमें दो यौगिकों के बीच उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। सोडियम Cl के साथ मिलकर NaCl बना दिया और BaSO4 के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिए हैं। ठीक है। रेडाक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उसे रेडाक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे Fe की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो अपचयन हो गया, और Sn की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। इस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है, उसमें रेडाक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें जब कोई तत्व या पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं और उसके धनावेश में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन का संयोग होगा। जब कोई तत्व या परमाणु हाइड्रोजन का संयोग करता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक, या हम कह सकते हैं कि जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होती है। ठीक है। तो आज के सेशन में हमारा क्लास बस यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।